हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ऑल्टरनेटर की पावर फ्लो इक्वेशन समझ रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ये मेरा 4th कंटेंट शेयरिंग है। लास्ट 3 वीडियोस में मैंने आपको ऑल्टरनेटर में इनपुट पावर फ्लो इक्वेशंस, आउटपुट पावर फ्लो इक्वेशंस, जिसमें एक्टिव पावर फ्लो, रिएक्टिव पावर फ्लो और अपरेंट पावर फ्लो तीनों टाइप की इक्वेशंस बताई थी, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। ये सारी इक्वेशंस मैंने विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किट मॉडल, सिंगल फेस बेसिस पर जो ऑल्टरनेटर का सर्किट मॉडल, आर्मेचर सर्किट बनाया था, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। और साथ में मैंने एक फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था, जो कि आज मैंने यहाँ पर बहुत छोटा सा ड्रॉ किया जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस। ये मेरा 4th पार्ट है, जिसमें मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगी जिसमें मैक्सिमम पावर आउटपुट हो सकता है ऑल्टरनेटर से, और कब मैक्सिमम इनपुट पावर हो सकता है। अब जब मैं मैक्सिमम आउटपुट पावर, मैक्सिमम इनपुट पावर की बात करूँ, मतलब ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बेटा एक्टिव पावर की ही बात कर रही हूँ, ना मैं अपरेंट की कर रही हूँ, ना मैं रिएक्टिव की कर रही हूँ। अपरेंट पावर मतलब ऐसा लगता है कि इतनी पावर हमने लोड को दी है, पर एक्चुअली उसमें से यूटिलाइज होने वाला जो प्रोपोर्शन होता है वो पी एक्टिव पावर ही होता है। रिएक्टिव पावर जो है वो सोर्स टू लोड, लोड टू सोर्स, टू एंड फ्लो होती रहती है, लोड उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो जब हमें ऑल्टरनेटर से लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करनी है तो वो एक्टिव पावर के ट्रांसमिशन पर ही बात कर रहे हैं। और जब इनपुट साइड से ऑल्टरनेटर में जो पावर मैक्सिमम इनपुट हो रही, वो भी मैं एक्टिव इनपुट पावर की ही बात करूँगी। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पीओजी मैक्स की, मतलब किन हालातों में जनरेटर का आउटपुट, एक्टिव पावर आउटपुट मैक्सिमम हो सकता है और कितना। इसी तरीके से जनरेटर या ऑल्टरनेटर को जो मैक्सिमम इनपुट एक्टिव पावर कब हो सकती, किन हालातों में हो सकती है और कितनी, तो पीआईजी मैक्स ये फाइंड आउट करके बताऊंगी मैं आपको। जब मुझे मैक्सिमम आउटपुट पावर फ्रॉम द जनरेटर, ये जनरेटर है पूरा अपना, ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर से लोड पर जाने वाली मैक्सिमम पावर पीओजी पता करनी है, तो हम उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पीओजी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब वो वेरिएबल कौन सा होना चाहिए बेटा? क्या वो वेरिएबल वी होना चाहिए, मतलब लोड के अक्रॉस का वोल्टेज होना चाहिए, या ऑल्टरनेटर के पर फेस आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस का जनरेटेड ईएमएफ होना चाहिए, ईएफ, या फिर जेडएस होना चाहिए, या फिर आरए होना चाहिए, एक्सएस होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम पीओजी को डिफ्रेंशिएट करें, ताकि मैं मैक्सिमा वाली कंडीशन निकाल सकूँ। और ये मैथ्स का है बेटा, मैक्सिमा मिनिमा आप मैथ्स पे पढ़ चुके हैं। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की एक्सप्रेशन को हम किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 रखते हैं, तो वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। पर फर्दर मैक्सिमा होने के लिए ये कंडीशंस भी होती है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ये वाली कंडीशंस को ऑल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करूँगी, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं करूँगी बेटा, क्योंकि ये हम मैथ्स में सब पढ़ चुके हैं। तो पीओजी को मुझे डेल्टा लोड एंगल के रिस्पेक्ट में या पावर एंगल के रिस्पेक्ट में मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि वी जो है वो कांस्टेंट रहता है बेटा, कांस्टेंट। ये जनरेटर है, कहाँ कनेक्टेड है? ये जनरेटर जी जो है एक बस बार पर कनेक्टेड होता है, और बस बार से ट्रांसमिशन लाइन और लोड कनेक्टेड होता है, या हो सकता है यहाँ पर भी डायरेक्टली एक लोड लगा हो। तो बस बार का जो वोल्टेज रहता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। हमें मालूम है पावर सिस्टम में, या पावर सिस्टम की भी बात ना करें, हम घर की बात करें कि हमारे घर में भी जो वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट होकर हमारे घर में सारे अप्लायंसेस चला रही है, वो पावर जो भी आती है वो कांस्टेंट वोल्टेज पर आनी चाहिए। तो जनरेटर से जनरेटेड पावर भी जब ट्रांसमिशन लाइन से लोड की तरफ जाएगी या लोड पर जाएगी, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज पर जानी चाहिए, मतलब ये वी को कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं बेटा। हम यही तो जानना चाहते हैं कि ऑल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर या किसी भी टाइप के जनरेटर के टर्मिनल पर लोड को हम नो लोड से फुल लोड या फुल लोड से नो लोड करते तो वोल्टेज में कितना बदलाव होना चाहिए, और हमारी रिक्वायरमेंट है वो बदलाव मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये वोल्टेज जहां तक बनते कोशिश कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए लोड के बदलने पर। यही बात वोल्टेज रेगुलेशन भी कह रहा है, यही बात जो है हमारे
जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, सारे अप्लायंसेस या सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सब के सब इक्विपमेंट्स कांस्टेंट वोल्टेज पर काम करने के लिए बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये वी लोड के अक्रॉस का कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं वी को कांस्टेंट मान रही हूँ। पर हाँ, लोड को हम जब बदल रहे हैं तो क्या बदल रहे हैं बेटा, लोड का नेचर भी बदल सकता है। इंडक्टिव से कैपेसिटिव लोड हो सकता है, प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है। मतलब हम क्या बदल रहे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बदल रहे हैं बेटा, फाई एंगल बदल रहा है। ठीक है, अब ईएफ, एक बार हमने फील्ड एक्साइटेशन, अगर ये भी कांस्टेंट है तो हम फील्ड एक्साइटेशन भी कांस्टेंट ही रखेंगे ना। फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट रहेगा तो ईएफ भी कांस्टेंट होगा। मतलब हमने क्या क्या कांस्टेंट रखा हुआ है, वी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ईएफ इसलिए कांस्टेंट रहेगा, जेडएस तो मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटर की हुई तो वो कांस्टेंट हो ही गया है, आरए भी कांस्टेंट हो गया है। तो बदलेगा क्या, सिर्फ लोड बदल सकते हैं हम। लोड बदल सकते तो लोड का नेचर भी बदल सकता है। लोड का नेचर बदलेगा तो आए चेंज होगा, आए की क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है या ना भी चेंज हो आए की क्वांटिटी, पर आए का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वी भी बदलेगा ही बदलेगा, जैसे ही आपके लोड का नेचर बदलेगा। तो वी और आई के बीच का एंगल जो है वो फाई है, वो चेंज होगा। फाई चेंज होगा तो आई आर ए और आई एक्सेस का जो फेजर्स हमें आई जेड एस, उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वी चेंज होगा, और वो एंगल चेंज होगा, आई जेड एस की लेंथ बदलेगी। तो इसका मतलब वी और ई एफ के बीच का एंगल, पावर एंगल, लोड एंगल, डेल्टा भी चेंज होगा। तो लोड जब बदलेगा तो डेल्टा भी चेंज होगा। लोड का नेचर चेंज होने पर डेल्टा चेंज होता ही होता है। तो हालात ये कि किन कंडीशंस में हम मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसमिट करते हैं जनरेटर टू लोड की तरफ, तो वो हालात पता करने के लिए जब मुझे पीओजी का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं फाइंड आउट करूंगी वो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा बेटा। तो इसलिए मेरा जो डिफरेंशिएशन होगा पीओजी का विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, मतलब पीओजी अपॉन डी डेल्टा फाइंड आउट करूंगी और उसको इक्वल टू 0 रखूंगी। तो मुझे मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी कि पीओजी मैक्सिमम कब होगा, किस डेल्टा पर पीओजी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये मैं पता कर पाऊंगी। हाँ, मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव पीओजी अपॉन डी स्क्वायर डेल्टा जो होना चाहिए लेस देन 0 या निगेटिव होना चाहिए। तो पीओजी का एक्सप्रेशन हमारे पास पहले से है, वी ई एफ अपॉन जेड एस साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर आर ए, ये एक्सप्रेशन होता है। इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, मतलब डेल पी ओ जी डी पी ओ जी अपॉन डी डेल्टा फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का d बाय डी डेल्टा फाइंड आउट करके उसको इक्वल टू 0 रखूंगी। अब इस सेकेंड टर्म में डेल्टा है नहीं तो ये कांस्टेंट जैसे ट्रीट होगी, और वैसे भी v z है सारे सब कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगी आफ्टर डिफ्रेंसिएशन। बचेगा सिर्फ ये जिसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो साइन का कॉस हो जाएगा। तो अब हमारा आफ्टर डिफ्रेंसिएशन ये एक्सप्रेशन हो जाएगा वी एफ अपॉन जेड एस कॉस डेल्टा प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वी ई एफ जेड एस तो 0 है ही नहीं, तो कौन 0 होगा, कॉस ऑफ डेल्टा प्लस अल्फा जेड ही 0 होगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब कॉस ऑफ एनी एंगल विल बी इक्वल टू 0 व्हेन, जब उस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 के बराबर। और 90 के बराबर है मतलब डेल्टा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा जेड हो गया। और डेल्टा तो ठीक है, 90 माइनस अल्फा जेड का मतलब होता है थीटा जेड। आप इस इम्पिडेंस ट्राइंगल में समझ सकते हैं, आई ए आर ए और आई ए जेड एस के बीच का एंगल थीटा जेड होता है, और आई ए एक्सेस और आई ए जेड एस के बीच का एंगल अल्फा जेड होता है। लास्ट टू लास्ट वीडियो, तीनों वीडियोस आप देखिएगा, उसमें मैंने इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाया है और अल्फा जेड कहाँ होता है वो भी बताया। तो अल्फा जेड और थीटा जेड दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, सारी बातें हो चुकी हैं। तो इसका मतलब 90 माइनस अल्फा जेड का मतलब होता है थीटा जेड, यानी ऑल्टरनेटर से लोड पर, कितने लोड पर ऐसा कहना चाहिए, कौन से लोड पर ऑल्टरनेटर से लोड की तरफ मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसमिट होगी, या आउटपुट ऑफ द ऑल्टरनेटर कब मैक्सिमम होगा, जब
लोड ऐसा लगा हो कि लोड एंगल डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इम्पिडेंस एंगल थीटा जेड के बराबर हो जाए, तब मैक्सिमम एक्टिव पावर ऑल्टरनेटर से लोड की तरफ जाएगी। अब मैं पीओजी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ जो कि मैक्सिमम कंडीशन में होगा, मतलब पीओजी मैक्स कितना है। तो वो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में मैं साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड को कितना रख दूंगी, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो वी ई एफ अपॉन जेड एस फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड एस आ रही है सेकेंड टर्म हो गई। सिमिलरली अब मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि ऑल्टरनेटर को मैक्सिमम इनपुटिंग कब होगी, मतलब यहाँ से मैक्सिमम पावर किन हालातों में ट्रांसमिट होगी, वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैक्सिमम एक्टिव पावर ऑल्टरनेटर को कब फीड होगी वो मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो फिर से मैं डी पी आई जी बाई डी डेल्टा ही फाइंड आउट करूँ, क्योंकि क्या बदल सकते हैं, लोड का नेचर हम बदल सकते हैं, लोड बदल सकते हैं, इसलिए लोड बदलने का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, डेल्टा का बदलना। तो डी पी आई जी अपॉन डी डेल्टा, आप समझ सकते हैं कि लोड बदलने पर हम वी बदलना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो और ना ही हमारा ऑल्टरनेटर वैसा है कि लोड बदलने पर वी बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ई एफ भी कांस्टेंट है जैसा अभी बताया था, जेड एस भी कांस्टेंट है, आर ए कांस्टेंट है, तो लोड बदल रहे हैं तो लोड का नेचर बदल रहा है, आय बदल रहा है, वॉट एवर, वी भी थोड़ा बहुत बदल रहा है, पर मेन चीज लोड के नेचर बदलने पर क्या बदलता है, फाई एंगल आई और वी के बीच का फेज डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब डेल्टा बदलता है। इसलिए हर बार मैं पीओजी या पीआईजी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा फाइंड आउट कर रही हूँ। तो डी पीआईजी बाई डी डेल्टा इज इक्वल टू क्या रखूंगी, 0, और वो भी मैक्सिमा है, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव की लेस देन 0 होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। पीआईजी का एक्सप्रेशन क्या ये वाला है, इस एक्सप्रेशन का हम डिफ्रेंसिएशन डी डेल्टा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस टर्म में कोई डेल्टा नहीं है, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, और सिर्फ कौन सी टर्म का डिफ्रेंसिएशन होगा, वी ई एफ अपॉन जेड एस, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होगा, और एंगल डेल्टा माइनस अल्फा जेड एज इट इज रहेगा, जो कि किसके बराबर रख दूंगी, 0 के। फिर से ये तो 0 नहीं हो सकता, इसे ही 0 होना पड़ेगा, और इसे 0 होना मतलब डेल माइनस अल्फा जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। जब डेल माइनस अल्फा जेड इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब डेल इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा जेड, माइनस अल्फा जेड को उधर ले लिया तो प्लस अल्फा जेड हो गया, और अल्फा जेड की वैल्यू 90 माइनस थीटा जेड होती है इम्पिडेंस ट्राइंगल से अभी बताया। तो इसका मतलब डेल्टा पावर एंगल या लोड एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 माइनस थीटा जेड इतनी होनी चाहिए, तब मैक्सिमम एक्टिव पावर इनपुट होगी ऑल्टरनेटर को, ये मीनिंग है। तो लोड एंगल डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इम्पिडेंस एंगल थीटा जेड। अब सेम इस पर्टिकुलर इसको 90 डिग्री रखा इस एक्सप्रेशन में, तो मुझे मैक्सिमम एक्टिव पावर जो इनपुट हो रही है ऑल्टरनेटर को वो पता चल जाएगी। तो ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर आ रहे, और यहाँ पे ये साइन ऑफ 90 मतलब 1 हो जाएगा, तो वी ई एफ अपॉन जेड एस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम एक्टिव पावर जो इनपुट हो रही है ऑल्टरनेटर को किन हालातों में, इन हालातों में, और ये एक्सप्रेशन है मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द एक्टिव पावर टूवर्ड्स द लोड फ्रॉम द ऑल्टरनेटर किन हालातों में, जब लोड एंगल किसके बराबर हो जाता है, इम्पिडेंस एंगल के। ठीक, एक कंडीशन और मैं बता रही हूँ कि आर ए को अगर आर ए हमारा सिंक्रोनस मशीन में बहुत छोटा होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस बहुत छोटा होता है, मतलब सिंक्रोनस इम्पिडेंस ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस के। और जैसे ही सिंक्रोनस इम्पिडेंस सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बराबर होता है, मतलब ये आर ए तो हमारा होगा ही नहीं, तो आई जेड एस किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्सेस की, मतलब ये दोनों पार्ट होंगे ही नहीं जब आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आई जेड एस या यही आपका आई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, आर ए अगर छोटा होता है, बहुत छोटा है, तो मैं पी ओ जी, क्यू ओ जी, पी आई जी, क्यू आई जी सबके एक्सप्रेशंस में आर ए को 0 कर देती हूँ। पी ओ जी के एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती है, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ यही टर्म हमारी हो जाएगी वी ई एफ अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। अब अल्फा जेड कहाँ गया बेटा, अल्फा जेड 0 हो चुका है। आई जेड एस जब आई एक्सेस के बराबर है तो अल्फा जेड की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए अल्फा जेड 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ साइन डेल्टा आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर फ्लो इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटर की पावर सिस्टम में। आगे पूरे पावर सिस्टम में हम इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे सभी जगह। ऑल्टरनेटर में भी पावर आउटपुट हम ऐसा ही एक्सप्रेशन लेकर चलेंगे, वी एफ अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा का।
QOG, इस एक्सप्रेशन में भी cos डेल्टा प्लस अल्फा जेड होता है, तो अल्फा जेड 0 हो चुका है तो वो हट गया। पर यहाँ पर QOG के कोई टर्म में RA नहीं होता, तो कोई टर्म वैनिश नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ अल्फा जेड खत्म हुआ है जो कि 0 हो गया। तो VEF अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा माइनस V² अपॉन एक्सेस ऐसा हो गया। प्रीवियस वीडियो में आप मेरा कंप्लीट एक्सप्रेशन QOG का देख के समझ सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है ये। यहाँ पर PIG के एक्सप्रेशन में ये टर्म 0 हो जाएगी आपका VEF अपॉन ZS, अल्फा जेड को भी हम 0 करेंगे तो साइन डेल्टा, तो VEF अपॉन ZS साइन डेल्टा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस नहीं बेटा, POG के बराबर हो जाएगा। मतलब POG का जो एक्सप्रेशन है वही PIG का एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस सर्किट में RA 0 है तो उसके अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं होगा, तो इनपुट टू द ऑल्टरनेटर जितनी पावर है वही आउटपुट होगी, आइडियली ऐसा मान के चले। QIG के एक्सप्रेशन में फिर से दो टर्म है, दोनों में RA नहीं है बेटा, पर कॉस डेल्टा माइनस अल्फा जेड है, तो अल्फा जेड की भी वैल्यू 0 हो गई, तो EF² अपॉन एक्सेस माइनस VEF अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा, ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा QIG का, इनपुट रिएक्टिव पावर टू द ऑल्टरनेटर का। तो उम्मीद है आपको सब टाइप की पावर फ्लो इक्वेशंस डिफरेंट हालातों में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट होगी सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये मेरे 4 डिफरेंट पार्ट्स में। तो और यही सारे एक्सप्रेशन को लेकर मुझे आगे पूरे पावर सिस्टम में पावर फ्लो की भी बात करनी है। पावर सिस्टम पढ़ाने में अभी मुझे टाइम है बेटा, मैं पहले सिंक्रोनस मशीन्स कंप्लीट करूँगी, अभी तो जनरेटर कंप्लीट होना है, उसके बाद मोटर कंप्लीट होना है, पर फिर भी आप इन 4 पार्ट्स को इम्पोर्टेंट समझिए बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।